जया को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि उसके लिए अब रिश्ते खोजने शुरू कर चुके हैं घर वाले। आज ही जब घर पहुंची तो शशिकला मौसी उसकी अम्मा को एक रिश्ता बता रही थी। जया के लिए यह सब बहुत तनावप्रद होने लगा था। अपने माता पिता के वैवाहिक जीवन का कटु अनुभव उसके दिल दिमाग में स्थायी घर बना चुका था। उसके रंग रूप को देख उसके लिए कुछ रिश्ते आए तो थे, परंतु कहीं लड़का कम पढ़ाई किए था तो कोई अमीर बाप की बिगड़ी संतान था। इसीलिए कभी इधर तो कभी उधर से किसी न किसी कारण बात आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। उसके पिता विजय बहुत गैर जिम्मेदार, हठी मुंहफट किस्म के व्यक्ति थे। जया बचपन से ही देखती आई थी कि उनके घर में सदैव दादी और पिता का ही राज चलता था। जया की अम्मा सिमला एक निर्धन परिवार से थी, परंतु बहुत रूपवती थी। अम्मा अपनी बेटी जया को अपनी यहाँ आप बीती बहुत बार सुना चुकी थी। युवा शिमला की अनोखी अलौकिक सुंदरता पर रीझ कर ही तो विजय और उसकी अम्मा उसे अपनी घर की बहू बना कर ले आए थे। परंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका सारा चाव उतर गया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि विजय के हम उम्र मित्रों की शादियों में उन्हें समाज के रीति रिवाजों के अनुसार बहुत सा दान दहेज भी मिला था। उनमें से कुछ वधुएं तो पढ़ी लिखी भी थी। यह देख विजय और उसकी अम्मा अपने को बहुत ठगासा महसूस करने लगे थे। बस अब उनका सारा आक्रोश बेकसूर शिमला पर निकलने लगा। वे दोनों बात बात पर शिमला को प्रताड़ित करने का अवसर खोजने लगे। उसकी सास ने घर की सारी कामकाज की जिम्मेदारी शिमला पर लाद दी। वह स्वयं मंदिरों में जाकर घंटियां बजाती घूमने लगी। अब वह जल्दी ही घर में पोती की किलकारियां सुनने के लिए उतावली हो रही थी। यहाँ पर भी विजय और उसकी अम्मा को शिकस्त ही हाथ लगी। साल भर बाद शिमला ने एक बेटी को जन्म दिया। बौखलाए अम्मा ने इस दौरान शिमला और बच्ची को ना तो समुचित खुराक ही खाने को दी, ना ही उनकी उचित देखभाल ही की गई। विजय के दिल से अब शिमला के रंग रूप का जादू पूरी तरह से उतर चुका था। दुकान बंद करके वह घर न जाकर इधर उधर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए घूमने लगे। विजय अपने पिता की दुकान के इकलौती वारिस थे। बचपन में ही उन्होंने जाने अनजाने अपने पिताजी से दुकानदारी चलाने के सारे गुण सीख लिए थे। शिमला के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने तकदीर के सामने हथियार डाल दिए। वह एक कठपुतली की तरह अपनी सास और पति की उंगलियों पर नाचने लगी। अब शिमला की जिंदगी की गाड़ी एक सीधी सपाट पटरी पर दौड़ने लगी। चंद वर्षों के बाद शिमला की सास का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। विजय अब पहले से भी अधिक मनमानी करने लगे। अब वह प्रत्येक मामले में स्वतंत्र थे। विजय अब शिमला को घर के खर्च और जया की पढ़ाई के लिए चंद रुपए थमाकर अपनी सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। वो दुकान बंद कर अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती करने चले जाते और देर रात तक घर वापस आते। बचपन से ही जया पिता प्रेम से वंचित ही रही। उसके पिता ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा और ना ही उससे पढ़ाई लिखाई के विषय में दिलचस्पी ही ली। विजय के ऐसे व्यवहार से दोनों माँ और बेटी टूट कर रह जाती। शिमला के मन को हमेशा एक कसक सालती रहती थी। वह सोचती कि उसका रूप ही उसका दुश्मन बन गया था। उसकी सुंदरता पर रीझ कर ही तो विजय ने उससे विवाह किया था। इससे बेहतर होता कि वह किसी गरीब घर की बहू बन अपने व्यवहार और सेवा से ससुराल में प्यार और सम्मान पाती। जया यही सब देखते सुनते समय से पहले ही समझदार हो गई। उसने सोच लिया था कि वो पढ़ाई लिखाई को ही भविष्य में सर्वोच्च स्थान देगी। इस लक्ष्य को पाने की उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी ना तो कोई घनिष्ठ सहेली ही थी और ना ही कोई हमउम्र रिश्तेदार। बस वो बचपन से अम्मा को ही अपना मित्र मानती। पिता के हाथों अपनी अम्मा की दुर्दशा होती देख वह यौवन के विभिन्न रंगों के प्रति उदासीन सी हो गई थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसे अपनी योग्यता के बल पर शहर के सबसे बड़े कॉलेज में लेक्चरार की नौकरी भी मिल गई। अब वह आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र थी। जया की विवाह की उम्र भी बीतती जा रही थी। पिता की उपेक्षा और अम्मा की मजबूरी के चलते जया की विवाह की कोई चर्चा ही नहीं हो पाती थी। शिमला की नज़रों से जया की उदासी और अनमनापन छिपा नहीं था। उनके घर पर कभी कभार आने वाले विवाह के निमंत्रण पत्र शिमला और जया के तन बदन में आग लगा देते। इन विवाहों में अकेले विजय ही सगुन दे और दावत खाकर आ जाते।
एक दिन सिमला ने अपनी सारी मान अभिमान की तिलांजलि देकर बड़ी हिम्मत जुटाकर पति को जया के विवाह के लिए कोई सुपात्र देखने के लिए याचना करने लगी। यह सुनकर विजय का पारा चढ़ गया। वह सिमला को ताना मारते हुए बोले, क्यों, अब तुम माँ और बेटी दोनों की नींद खुल गई? तुम दोनों ने अपने जीवन में कभी मुझे अहमियत दी ही नहीं। तुम दोनों हमेशा अपनी मनमानी करती आई हो। अब विवाह में भी मनमानी करो। तुम्हारी इस विद्वान और नकचड़ी बेटी के लिए मैं तो कोई वर नहीं खोज पाऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं इतना पैसा तो जया की पढ़ाई पर लुटा चुका हूँ कि जो बन पड़ेगा वो विवाह में खर्च कर दूंगा, परंतु तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटी के लिए अब वर देखना मेरे बस का रोग नहीं है। यह सुनकर सिमला अवाक रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, परंतु विजय उसकी बात को अनसुना कर घर से बाहर चले गई। जया कमरे के आवाज़ के पीछे खड़ी उनका सारा वार्तालाप सुन रही थी। वह सारी बातें सब सुनकर क्रोध में आपी से बाहर हो गई। उसने अपना सारा गुस्सा अपनी निरीह अम्मा पर निकाला और अम्मा को बहुत खरी खोटी सुनाई। बेचारी सिमला चुप्पी साधे बैठी रही। उसका मन गहन चिंता में डूब गया। ऐसे में सिमला को अपनी एकमात्र बहन शशिकला की याद आई। शशिकला बहुत बड़े घर में ब्याही थी। उनका अपने घर में बड़ा दबदबा भी था। अपनी छोटी बहन सिमला की परेशानी से वह भली तरह परिचित थी। समाचार मिलते ही वह चली आई। छोटी बहन की मजबूरियां देख उसकी आंखें भर आई। शशिकला का सहारा पाकर सिमला टूटकर रो दी। सामान्य होने पर उसने जया की विवाह की चर्चा आरंभ की। शशिकला ने बहन को दिलासा देते हुए अपनी पहचान के परिवार के एक लड़के का रिश्ता सुझाया। लड़के वालों को फ़ोन कर सूचित कर आगे का कार्यक्रम बना लिया। दोनों बहनें बातचीत में व्यस्त हो गई। अचानक जया के आने की आहट पाकर अम्मा तुरंत विषय बदलकर चुप हो गई। पर बेचारी शशिकला मौसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो वही रिश्ते का राग अलापती रही। सिमला जया के क्रोध से डरती थी तो वो घबरा कर उठ गई। कहीं जया अपनी मौसी को ही खरी खोटी सुना दे। जया सब कुछ देख और समझ रही थी। उसे गुस्से के स्थान पर हंसी आ गई। वह बोली, मौसी, मेरे लिए किस राजकुमार का रिश्ता लेकर आई हो? आपने अपनी बचपन की सहेली की बेटी की कहानी सुनाई थी ना, उनका कैसे अमीरी का ढोंग रचने वाले रंगी सियारों से पाला पड़ गया था। मौसी भी अचकचा गई। वह जया से कुछ कहती इससे पहले ही जया उठकर अपने कमरे में चली गई। सिमला घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी कठिनाई से करहाती हुई उठी और रसोई घर की ओर चली गई। कुछ समय बाद जया जब कमरे से बाहर आई तो देखा मौसी अकेली सिर झुकाए किसी गहरी सोच में डूबी थी। यह देख जया को मन ही मन बहुत खेद हुआ। अम्मा और मौसी बेचारी दोनों ही बुजुर्ग महिलाएं थीं। वो दोनों उसके भविष्य के बारे में कम से कम चिंतित तो हैं। भले ही उनके तीर सही निशाने पर नहीं बैठ रहे हों, परंतु दोनों कोशिश तो कर ही रही हैं। वह भी क्या करें, अपने जान पहचान के दायरे में रहकर जो प्रयास कर सकती हैं कर रही हैं। उन दोनों के पास और चारा भी क्या है। वो दोनों उसके पिता विजय जैसी गैर जिम्मेदार तो नहीं हैं। यही सोचती हुई वह रसोई घर में जाकर चाय बनाने में अम्मा की मदद करने लगी। उसे देख अम्मा कुछ हैरान और परेशान सी होकर बोली, तू बैठ, मैं चाय ला रही हूँ। जया बिना कुछ कहे चाय की कप लेकर मौसी के पास जा बैठी। मौसी और अम्मा दोनों मौन होकर चाय सुड़कने लगी। मन ही मन अम्मा डर रही थी कि कहीं जया दोबारा अपनी मौसी के सामने ही जुबान से जहर ना उगलने लगी। जैसे जैसे जया की उम्र बढ़ रही है उसका स्वभाव भी उग्र होता जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह मौसी से सामान्य बातचीत करती रही। मौसी के बच्चों का हाल चाल पूछती रही। जया को सामान्य बातचीत करते देख मौसी हिम्मत करके बोली, जया बेटी सुन, हम कोई तेरे दुश्मन तो है नहीं, बस सोचते हैं कि समय रहते तेरा घर बस जाता तो तेरी अम्मा के दिल को भी शांति मिलती। अपने पिता का रवैया तो तू जानती ही है। जीजाजी तो आरंभ से ही बहुत बेपरवाह किस्म के इंसान हैं। हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे। पहले भी ऐसा उनका यह रवैया हम सबके लिए जीवन में कड़वाहट घोलता रहा है। मौसी की बात सुनकर जया सोचने लगी कि यह बात तो मौसी सही कह रही हैं। जया बोली, मौसी आप सारी बात मुझे स्पष्ट कहिए। इस पर मौसी आश्वस्त होकर धीरे से बात कहने लगी। जया, मेरी जान पहचान में एक लड़का है
जो सरकारी नौकरी में हैं। परिवार में लड़के के एक भाई के अलावा एक विधवा माँ है। अगर तुम हामी भरो तो आगे बात चलाए। मौसी के दयनीय आवाज़ को सुन जया बोली, मौसी पहले आप सब परख लो, तसल्ली कर लो। मेरी सहेली के साथ ऐसा हो चुका है। पहले कहते रहे हैं कि कोई लालच नहीं है, 2 कपड़ों में लड़की ब्याह कर ले जाएंगे। बस हमें तो लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। एकाएक जब विवाह की तिथि निकल गई तो वर पक्ष ने लड़के की पढ़ाई पर हुआ खर्च का हिसाब बताकर बहाने से कैश की मांग कर दी। पूरी बात सुनने के बाद मौसी बोली, बेटी ऐसे लालची लोगों की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए थी। बस आजकल लड़की वाले लोग लाज के डर से चुप्पी साध लेते हैं। मौसी आगे बोली, बेटा यह बात तो उनसे पहले ही पूछ लूँगी, तभी बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब तुम हामी भरो तो मैं उनको परसों की तारीख दे देती हूँ। लड़के की माँ और लड़का बस 2 ही जन देखने के लिए आएंगे। जया की हामी ने शिमला के मन को आश्वस्त कर दिया। वह उत्साहित सी हो उठी। अब उसने शशिकला दीदी से कहा कि जी अब जया के पापा को भी आप ही समझा दो। मेरी तो हर बात उन्हें कड़वी और गलत ही लगती है। मेरी किसी भी बात में हामी भरना उन्हें अपना अपमान लगता है। यह कहकर वह किचन में लंच बनाने के बहाने वहाँ से चली गई। जया के पिता विजय ने जब अपनी बड़ी साली शशिकला को घर आए देखा तो जरा झेप गए। अभिवादन कर बोले, अरे आप कब आई? पता ही नहीं चला। मैं तो मित्रों के साथ सामने वाले पार्क में ही बैठा था। शशिकला ने व्यंग और हास्य मिश्रित स्वर में जवाब दिया, जब जागे तभी सवेरा। मैं तो जरूरी काम से आई हूँ। जया के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। रिश्ते की बात सुनकर विजय कुछ अनमने से हो गए और बोले, अब आप लोग मुझे तो बीच में मत घसीटो। आप जया से पूछ लो, फिर जो सही लगे वह कर लो। यह कह वह चाय की चुस्की भरने लगे। यह बात सुनकर शशिकला को भी तैस आ गया। वह रौस में भरकर बोली, जीजा जी, बेटी की रिश्ते की सलाह क्या पड़ोसियों से लेने जाएंगे? तुम्हारी बेटी है, तुमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बात बिगड़ती देख जया के पिता शर्मिंदा से हो गए। बात पलटते हुए बोले, अच्छा बताओ तो कौन लोग हैं, कब आएंगे? सारा विवरण सुनने के बाद बोले, ठीक है, कल मैं घर पर ही रहूँगा। जया कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी। उसका मन खिन्न हो उठा। उसने अम्मा को रात के भोजन के लिए मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेट तो गई पर मन बहुत बेचैन था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बचपन से अब तक की स्मृतियों के बादल हृदय के आकाश पर छाने लगे। जब से होश संभाला घर में दादी और पिता का शासन चलते ही देखा था। उसे याद है कि अम्मा के पास 2 या 3 साड़ियाँ हुआ करती थी, जिन्हें वो बड़े सलीके से संवार कर पहना करती। वह सारे दिन घर के काम में लगी रहती थी, परंतु उनकी सेवाएं लेना सब अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। बेटी को जन्म देने के बाद उसकी हालत और बदतर होती गई। बचपन में उसे ना तो दादी का दुलार ही मिला, ना पिता का प्यार मिला। वह कुशाग्र बुद्धि थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अपने दिल दिमाग को पढ़ाई लिखाई की ओर केंद्रित कर दिया। यह सब देखकर शिक्षिता जया भी सोच में डूब जाती। उसके मन में निरंतर यह संघर्ष चलता था कि बेटी का जन्म लेना हमारे अधिकांश मध्यवर्गीय परिवारों को इतना मायूस क्यों कर देता है। वो मासूम बच्चियां अपने माता पिता और परिवार का क्या छीनने आती हैं। उनके जन्म पर लोगों के दिल बुझ क्यों जाते हैं। दूसरी ओर बेटे जन्म लेते अपने साथ कौन सी दौलतें लेकर आते हैं। कुछ भी हो, यह सोच उसके दिल को बहुत ही ओछी और घटिया लगती रही। इसी सोच ने जया को समय से पहले ही बहुत समझदार बना दिया। सवेरे उठी तो घर में अम्मा और मौसी ने सफाई अभियान चलाया हुआ था। अम्मा बेडशीट सोफ़ा कवर बदल रही थी। किचन में अम्मा ने नाश्ता पहले ही तैयार कर दिया था। जया को देख मौसी बोली, जया, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम कोई सुंदर सी साड़ी निकाल के रख लेना। जया बिना जवाब दिए कॉलेज के लिए तैयार होती रही। अगले दिन कॉलेज में छुट्टी थी। जया का मन देर तक सोने को था, परंतु मौसी और अम्मा की बातचीत से उसकी नींद टूट गई। किचन से बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी। कमरे से बाहर आकर देखा तो माँ और मौसी ने घर में किसी उत्सव सा माहौल बना रखा था। घर आंगन चमक रहा था। विजय भी सूट बूट पहनकर तैयार थे। आज पहली बार उसने अम्मा को इतना उत्साहित देखा।
11 बजे के लगभग एक गाड़ी में मेहमान आ गए। लड़के की माँ महंगी साड़ी पहने, बड़ा सा पर्स लिए, खोजी निगाहें घुमाती घर का जायजा ले रही थी और बेटे को धीमे स्वर में कुछ कह भी रही थी। मौसी को पहचान वो उनसे गले मिली। शिमला और विजय ने भी आदर सहित अभिवादन कर मेहमानों को बैठने का संकेत दिया। आपस में औपचारिक बात होने के बाद लड़के की माँ जया को बुलाने का आग्रह करने लगी। जया अपने कमरे के पर्दे की ओट में छिपी सारा नज़ारा देख वो सोचने लगी, अम्मा बेचारी मेरे विवाह के लिए कितनी उत्सुक हो रही है। मेरे जाने के बाद वो एकदम अकेली पड़ जाएगी। पिता के शुष्क व्यवहार और प्रताड़नाओं ने उन्हें कभी शांति से जीने नहीं दिया। उसकी आंखों की कौरे गिली हो गई। अचानक उसे मौसी के आने की आहट आई। शायद वो उसे लेने आ रही थी। वह पर्दे से दूर हट गई। जया ने साड़ी पहनी थी। मौसी के साथ वह ड्राइंग रूम में आई। अतिथियों का अभिवादन कर बैठ गई। माँ और बेटे दोनों की निगाहें बड़ी बेबाकी से उसे घूरने लगी। वह असहज सी हो उठी। उसके बाद उन्होंने उससे उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। जया सबका मन रखने के लिए उचित उत्तर देती रही। अचानक बेटे ने अपनी माँ से कुछ कहा। लड़की की माँ बोली, जी आकाश को जया पसंद है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो दोनों अकेले कहीं बाहर घूमने चले जाएं। दोनों को एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिल जाएगा। शिमला, जया और विजय यह सुनकर अनमने से हो गए। मौसी ने समय की नज़ाकत को देखते हुए उनके प्रस्ताव को उचित मानते हुए इसे मानकर हामी भर दी। जया मन ही मन तिलमिला उठी, पर जब मौसी ने उसे अलग में ले जाकर समझाया कि अकेले बाहर जाने से जया को भी उसे जानने का अवसर मिल जाएगा, तो वह मान गई। जया को उस अनजान सी युवक के साथ अकेले जाने में बहुत अटपटा सा लग रहा था, पर और कोई चारा तो न था। युवक ने अपना नाम आकाश बताते हुए कहा कि आप मुझे मेरे नाम से संबोधित करके बातें करिए, मुझे अच्छा लगेगा। जया ने हामी भर दी। आकाश उसे पहले एक होटल में ले गया। वहाँ उसने कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किए। कॉफ़ी पीते हुए आकाश ने अचानक लपक कर जया का हाथ पकड़ लिया। यह देख जया हतप्रभ सी रह गई। वह उठ खड़ी हुई और बोली, मैं घर लौटना चाहती हूँ। तब आकाश बोला, तुम आधुनिक जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, छोटी सी बात पर ही घबरा गई। वैसे अब हम दोनों विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं, संकोच मत करो। चलो अब हम कहीं फिल्म देखने चलते हैं। जया की इच्छा या अनिच्छा जाने बिना वह जया की कमर में हाथ डालकर सिनेमा हॉल की ओर चलने लगा। जया ने मन ही मन तुरंत एक फैसला ले लिया। वह आकाश से बोली, आप चलिए, होटल में मेरा पर्स छूट गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आकाश सड़क पर खड़ा जया का इंतज़ार करने लगा, परंतु जया होटल के पिछले गेट से निकलकर अपने घर आ पहुंची। आकाश की माँ अपने घर लौट चुकी थी। दोनों बहनें उत्सुकता से जया की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय घर पर नहीं थे। जया ने जब अम्मा और मौसी को आकाश द्वारा की गई ओछी हरकतों के बारे में बताया तो वो दोनों दंग रह गई। मौसी ने तो क्रोधित होकर आकाश की माँ को फ़ोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई। अब तीनों ने मिलकर तय किया कि यह बात विजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उन्हें अम्मा और मौसी को प्रताड़ित करने का एक और अवसर हाथ लग जाएगा। बेचारी मौसी बहुत शर्मसार हुई जा रही थी। बहन और भांजी का भला करने आई थी, परंतु दोनों का दिल दुखा दिया। उन्होंने तुरंत घर लौटने की तैयारी कर ली। शिमला और जया ने उन्हें इस अपराध बोध से उबारने की और रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह चली गई। रात को दुकान बंद कर जब विजय आए तो उन्होंने जया से सब बातें विस्तार से पूछने की कोशिश की। इस पर जया ने दो टूक जवाब दे दिया कि उसे लड़का ही पसंद नहीं आया। यह सुनकर वह जया पर ही क्रोधित हो उठे। वो उसे घमंडी, स्वार्थी और न जाने क्या क्या कहने लगे। जया ने अपनी अम्मा और मौसी को पिता के द्वारा अपमानित होने से बचाने के लिए उसने मौन धारण कर लिया। जया को शांत और चुप देख वो भी खामोश हो गई। तूफान आकर निकल चुका था। सबका जीवन यथावत चलने लगा। शिमला का दिल पूरी तरह टूट गया था। बेटी के लिए सुपात्र ना जुटा पाने का दुख को मन से लगा लिया। जया अपनी अम्मा के दर्द को अच्छी तरह समझ रही थी। उसके स्वयं के हृदय में भी खुशियों की छोटी छोटी कलियां खिलने लगी थी। वो भी मुरझाने लगी थी, परंतु अब क्या करें।
अम्मा का दुख कैसे दूर करे समझ नहीं आ रहा था। 2 छुट्टियों के बाद जब वह कॉलेज गई तो स्टाफ में एक नया चेहरा दिखा। उनके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया था। प्रोफेसर पंकज किसी दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे। वे अंग्रेजी के सीनियर प्रोफेसर थे। कुछ ही दिनों में वह पूरे स्टाफ में लोकप्रिय हो गए। प्रोफेसर पंकज बहुत विद्वान होने के अतिरिक्त अपने सौम्य स्वभाव, आनंदी चेहरा और सदैव दूसरों की मदद के लिए आगे, ऐसे कुछ गुणों के कारण पूरे कॉलेज में वो चर्चा का विषय बन गए थे। जया भी इस चर्चा से अछूती नहीं थी। एक दिन बातों ही बातों में स्टाफ रूम में किसी ने बताया कि पंकज विधुर थे और एक नन्हे से पुत्र के पिता भी थे। बच्चे की देखभाल पंकज की सासू अम्मा एक आया की देख रेख में कर रही थी। जया सोचने लगी, पंकज जी कितनी सारी समस्याओं से घिरे हैं, परंतु फिर भी चेहरे पर सौम्य मुस्कान, मन में किसी के लिए ना कोई गिला और ना कोई सिकवा है। वो कभी किस्मत को कोसते सुनाई नहीं पड़ते। जया के मन में एक बात बार बार उठने लगी कि जीवन के रूप, यौवन, धन और बड़ी कारों और बंगलों से कोई सुखी नहीं हो सकता है। हमारा व्यवहार और धैर्य ही ऐसे अस्त्र हैं जिनके बल पर हम अपना जीवन खुशी और आनंद से बिता सकते हैं। अब उसे अपने व्यवहार में भी कुछ कमियां नजर आने लगी। प्रोफेसर पंकज ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर पूरे स्टाफ को अपने घर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने पाया कि दावत की सारी व्यवस्था बेहतरीन थी। बच्चा नानी की गोद में किलक रहा था। वह कौतूहल से सब कुछ देखकर चकित हो रहा था। अचानक उसकी नानी जी को किसी ने जरूरी काम के लिए पुकारा। वह बच्चे को पास खड़ी जया की गोद में देकर चली गई। प्यारा सा बच्चा चकित सा जया को निहारने लगा। उसी समय प्रोफेसर पंकज भी अपनी माता जी को खोजते हुए वहां आए। बच्चे को जया की गोद में देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे इस शैतान को आपको संभालना पड़ गया। माता जी ना जाने कहाँ गई। जया ने बताया कि उन्हें किसी ने बुलाया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अच्छा कहकर वो चले गए। पार्टी बहुत अच्छी रही। बच्चे को नींद आ गई तो वो जया के कंधे पर सिर रखकर सो गया। पंकज बच्ची को अंदर बिस्तर पर सुलाने के लिए कहने लगी। जया ने अंदर जाकर देखा सारा घर अस्त व्यस्त था। यह देखकर पंकज लज्जित होकर अपनी सफाई देते हुए कहने लगा कि घरेलू मेड अच्छी तरह साफ सफाई नहीं करती। मैं व्यस्त रहता हूँ, माता जी बेचारी थक जाती हैं। इतने में पंकज की सासू माँ भी वहीं आ गई और जया का धन्यवाद करते हुए कहने लगी, बेटी तुमने कुछ खाया कि नहीं? मैं तुम्हें मुन्ना थमाकर चली गई थी। वास्तव में जया को कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। उसने उनका मन रखते हुए कह दिया कि सब कुछ खा लिया। आप ऐसा मत सोचिए, देर हो चुकी थी। पंकज मेहमानों को विदा कर रहे थे। जया ने भी जाने का आज्ञा मांगते हुए अपना पर्स उठाया। उसी समय पंकज हाथ में एक डिब्बा लिए आ गए और बोले, आपको तो कुछ खाने पीने का अवसर ही नहीं मिला। सारी समय तो आप मुन्ने को संभाली थी। यह कुछ मिठाई और केक हैं, आप खाइए और अपने घर पर सबको खिलाइए। जया को बहुत संकोच हो रहा था, परंतु उसे डिब्बा लेना पड़ा। दिन बीतते गए। कॉलेज में स्टूडेंट, स्टाफ सब पंकज के शिक्षण और स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते थे, परंतु प्रोफेसर पंकज निर्विकार रहते। एक दिन जया को पता चला कि प्रोफेसर पंकज को तेज बुखार आ गया। सभी अस्पताल जाकर देख आए थे। जया भी कुछ लेक्चरार के साथ जाकर उन्हें देखने गई। बुखार से बेसुध हुए पंकज अपने बेटे को ही बार बार पुकार रहे थे। यह देख जया का हृदय तड़प उठा। सबकी मदद करने वाले, सबके दुख सुख में साथ देने वाले आज असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। सब लोग उन्हें देखने की औपचारिकता पूरी कर अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अकेली जया को ही रात भर नींद नहीं आई। वह प्रोफेसर पंकज के बारे में सोचती रही। सवेरे उठते ही वह तैयार होकर सीधे पंकज के घर जा पहुंची। वहां जाकर देखा कि बच्चा पापा को ना पाकर रो रो कर बेहाल हो रहा था। वह अपनी आया और नानी के नियंत्रण में नहीं आ रहा था। वो दोनों हैरान परेशान हो रही थी। नानी बेचारी थककर चूर होकर रुवासी सी हो गई थी। शायद घर में अभी तक खाना भी नहीं बना था। पूरा घर बिखरा पड़ा था। जया को देख उन्हें कुछ तसल्ली हुई। जया ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। कुछ देर थपथपाया। रो रो के बच्चा भी बेहाल हो गया था। वह सो गया। नौकरानी साफ सफाई करने लगी। नानी जी को भी आराम करने को कह जया भी उनके पास ही बैठ गई। वो अपनी बेटी की असमय मृत्यु से
बुरी तरह व्यथित थे। जया की थोड़ी सी सहानुभूति पाकर वह फपक फपक कर रोने लगी। जया के पूछने पर बताने लगी कि कैसे उसकी बेटी को कोरोना महामारी ने छीन लिया था। वहाँ उनके मन से खुशहाल जीवन की यादें पीछा नहीं छोड़ती थी, इसीलिए बस उस शहर को छोड़ छाड़ कर इधर आकर नौकरी ज्वाइन कर ली। जया सिर झुकाकर चुपचाप प्रोफेसर की दुखद कहानी सुनती रही। घर आकर उसने अम्मा को भी प्रोफेसर साहब के जीवन का सारा वृतांत सुनाया। अम्मा बोली, बेटा सच है, इस संसार में सभी को कोई ना कोई दुख है। अम्मा निश्वास भरकर बोली, नानक दुखिया सब संसार। हम अपने ही दुखों के बारे में सोचते हैं और उसी का रोना रोते रहते हैं, जबकि इस दुनिया में कोई दर्द से अछूता नहीं है। अम्मा ने जया को मशवरा दिया कि जब तक प्रोफेसर साहब स्वस्थ होकर घर नहीं आ जाते, तुम उनके घर जाकर मुन्ने को देख आया करो। अब जया रोज कॉलेज से आकर सीधा प्रोफेसर साहब के घर चली जाती। एक दिन जया के मन में न जाने क्या सूझी। उसने घर से कुछ खाने के लिए बनाया और अस्पताल प्रोफेसर साहब को देखने अस्पताल चली गई। प्रोफेसर साहब उसे देखकर आश्चर्य मिश्रित खुशी से बेड से उठकर बैठने की कोशिश करने लगे। नर्स ने उन्हें लेटे रहने की हिदायत दी। प्रोफेसर जया को मुन्ने की देखभाल करने के लिए बार बार धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। जया मौन उनको देखती रही। अस्पताल से घर वापस लौटने पर प्रोफेसर पंकज को अपने घर में बहुत बदलाव नजर आया। घर बहुत स्वच्छ और व्यवस्थित लग रहा था। अनजाने में उनके मुंह से आह निकल गई। वह सोचने लगी कि उनकी पत्नी अनुराधा के रहते उनका घर ऐसा ही व्यवस्थित रहता था। उदास मन से सोचने लगी कि जाने कहाँ गए वो दिन। अचानक मुन्नी की नानी उनके पास आकर बैठ गई। वो कुछ झिझकते हुए बोली, पंकज बेटा कैसे कहूँ, तुम्हारी बीमारी ने सारे घर को हिला के रख दिया। भला हो उस लड़की का जिसने समय पे आकर हमारी मदद की। मुझे तुम्हें यह कहने में संकोच हो रहा है, पर भविष्य के लिए तो तुम्हें कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब तुम कोई अच्छी लड़की देख सुनकर पुनः विवाह कर लो। पंकज यह सुनकर सकपका कर रह गया। कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा था। मन ही मन सोचने लगा, कौन लड़की मेरे बच्चे को अनुराधा की तरह ममता दे पाएगी। वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। इधर जया अपने मन से पंकज को नहीं निकाल पा रही थी। उसने अपने जीवन में पंकज जैसे अच्छे इंसान कम ही देखे थे। एक और उसके पिता जैसे स्वार्थी और निर्मोही इंसान हैं, और दूसरी ओर आकाश जैसे लोग जो नारी को केवल भोग्या के रूप में देखते हैं। वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उसे अपने जीवन में पुरुषों को लेकर जो अनुभव हुए, उन्होंने उसके मन में उठने वाली उमंगों और प्रेम भावनाओं को झुलसा कर रख दिया था। प्रोफेसर पंकज उसके जीवन में तपते रेगिस्तान में जल की शीतल फुहारों की तरह आए थे। अनायास ही उसका मन प्रोफेसर साहब की ओर खींचने लगा। वह घर में अम्मा से भी अक्सर पंकज का जिक्र करती रहती। अनुभवी शिमला से जया की चाहत छिपी नहीं रही, परंतु वो अपने पति के स्वभाव को देखते हुए बेटी की चाहत का समर्थन करने में असमर्थ और बेबस थी। कॉलेज में पंकज के अध्यापन के चर्चे आम थे। वह सारे स्टूडेंट से मित्रवत व्यवहार रखते। जया भी मौन सब देखती सुनती रहती। उसके दिल में पंकज के प्रति श्रद्धा और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, परंतु घर वालों और समाज की लज्जा ने उसके पैरों में बेड़ियां पहना रखी थी। अचानक एक घटना ने जया के जीवन की दिशा को बदल दिया। हुआ ऐसे कि एक दिन जब जया कॉलेज से लौटी तो उसने पाया कि अम्मा तेज बुखार में तप रही थी। उसने तुरंत दुकान पर फ़ोन कर पापा को सूचित किया, परंतु उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वो अकेली ही अम्मा को लेकर अस्पताल चली गई। शिमला की हालत बहुत चिंताजनक थी। इसके लिए डॉक्टर तुरंत उपचार में लग गए, पर देर हो जाने के कारण दवाओं और इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो पा रहा था। घबराहट में जया ने पंकज को फ़ोन कर सूचना दी। पंकज समाचार मिलते ही आ गए। अम्मा बेहोश थी। डॉक्टर उपचार में जुटे थे। पंकज भी जया के साथ सारी रात अम्मा के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। सवेरे जब अम्मा को होश आया तो पंकज थोड़ी सी देर के लिए घर चला गया। वहाँ उसके बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अगले दिन पंकज ने कॉलेज से छुट्टी ली और बेटे को आया को सौंप कर अस्पताल आ गए। इस बीच जब विजय ने देखा कि जया और उसकी अम्मा रात भर घर वापस नहीं लौटे तो उनकी खोज खबर लेने वह भी अस्पताल आ गए।
शिमला को तबीयत में सुधार आ जाने के कारण अब उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल के कमरे में पंकज और जया को एक साथ बैठा देखकर विजय क्रोधित हो उठे। बिना किसी से कुछ पूछे या सुने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए वह उन दोनों को अपशब्द कहते हुए उन दोनों पर गलत गलत आक्षेप लगाने लगे। वो पंकज और जया के चरित्र पर लांछन लगाते हुए जो भी मन में आया बोलने लगे। जया और पंकज दोनों शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। शोरगुल की आवाज़ सुनकर डॉक्टर और नर्सेस भी वहां आ गए। डॉक्टर ने क्रोधित हो उन सबको मरीज के कमरे से बाहर निकलने का आदेश दिया। यह सब तमाशा देखकर शिमला को आवेश आ गया। उसने अब तक अपने पति के सारे जुल्म खामोशी से सहन किए थे। अपने घर परिवार को बचाने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देती रही थी, परंतु अब उसकी सहनशीलता समाप्त हो चुकी थी। उसने जया का हाथ प्रोफेसर पंकज के हाथों में देते हुए कहा कि मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा शालीन, विद्वान और समझदार पति चिराग लेकर खोजने से भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटी और पंकज पर लगाए अनुचित आरोपों के जवाब में मैं उन दोनों को शीघ्र ही विवाह सूत्र के बंधन में बांधने का प्रण लेती हूँ। विजय अवाक से शिमला के इस बदले रूप को देखकर हैरान हो उठा। वह आग बबूला होकर शिमला से बोला, क्यों, बुखार से तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? शिमला भी उच्च स्वर में बोली, जी नहीं, अब तो मैं होश में आई हूँ। अभी तक मैं अपने दिल और दिमाग की आवाज़ें अनसुना कर स्वयं और अपनी बेटी पर आपके द्वारा की गई तानाशाही को सहन करती रही। बस अब और नहीं, मेरी बेटी सक्षम है। हम दोनों तुम्हारे बिना भी सम्मान के साथ जी सकते हैं। यह कहकर उसने पति को कमरे से बाहर जाने का संकेत किया। डॉक्टर ने भी विजय को बाहर जाने का आदेश दे दिया। कोई चारा ना दिख अपमानित हुआ विजय बोझिल कदमों से चलता हुआ अस्पताल से बाहर चला गया। उसके कानों में शिमला की एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बस अब और नहीं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।